students and welcome back to my channel. So in my previous lectures we have studied about the basic three components of a bacterial cell, that is the plasma membrane, cell wall and the glycocalyx. So we have discussed about the eubacterial general structure as well as in detail the first three components of a bacterial cell. So if you haven't watched that video, I'll provide the link in the description. Please go check it out. Also, if you haven't subscribed my channel, then please do it if you like my videos, right? So in today's video, we'll be talking about the rest components of a bacterial cell. So without wasting further time, let's begin. Now, talking about the next component, that is mesosome. Mesosome, as I have told you earlier, it is nothing but just the extension of plasma membrane inside the cytoplasm to which the genetic material of a bacteria is attached. ठीक है? तो mesosome takes it holds the genetic material in its place, right? Now the functions is very important of this mesosome because ये direct आ जाते हैं और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या मीजोसोम इनमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, तो अगर इनमें से कोई भी होता है तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ मीजोसोम. तो क्या क्या फंक्शंस है? रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, बाइनरी फिजन में हेल्प करता है, गैस वैक्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है और क्रोमैटोफोर फॉर्मेशन में हेल्प करता है. तो ये सारे फंक्शंस आपको याद रखने हैं मीजोसोम. Then talking about the nucleoid is also known as incipient nucleus, genophore और nucleoid, है ना. तो इसके दो तीन नाम हैं ये जो आपको याद रखने हैं. Then nucleoid जो है it is attached with the mesosome in a bacterial cell, है ना. तो यहाँ पे जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी कि ये कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, दूसरा सर्कुलर इन नेचर है, तीसरा नेकेड है. व्हाट डू यू मीन बाय नेकेड? नो हिस्टोन प्रोटीन्स. ठीक है, तो कोई हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं. देन एसेंशियल डीएनए है, यस, एंड क्रोमोसोमल डीएनए है ना. तो ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं किसके? न्यूक्लियोइड के. और जब हम प्लाज्मिड पढ़ेंगे ना, तो जब प्लाज्मिड पढ़ते हैं तो प्लाज्मिड में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा? बाकी सारे फीचर्स सेम एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 2 फीचर्स. क्या क्या? नॉन एसेंशियल बन जाएगा एसेंशियल की जगह प्लाज्मिड, क्योंकि ये डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल का पार्ट नहीं है विच इज अटैच्ड विद द मेसोसोम. ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सो इट इज नॉन एसेंशियल. तो नॉन एसेंशियल एंड नॉन क्रोमोसोमल डीएनए. ठीक है. सो प्लाज्मिड में यूजुअली ड्यूरिंग रेप्लिकेशन प्लाज्मिड मेनी अ टाइम्स गेट एसोसिएटेड विद दिस मेसोसोम. तो होता क्या है? प्लाज्मिड गेट एसोसिएटेड विद मेसोसोम और एक कॉम्प्लेक्स नया फॉर्म होता है विच इज नोन एज एपिसोम. ठीक है. तो ये एपिसोम जो फंक्शन है इसका क्या होता है? इट हैज सेवरल जीन्स जो कि प्लाज्मिड में प्रेजेंट है अलोंग विद जो कि न्यूक्लियोइड में है ना. तो मेसोसोम के पास एक्स्ट्रा कुछ फैक्टर्स आ गए. अब वो क्या फैक्टर्स हैं जो एपिसोम में प्रेजेंट होते हैं? तो वो फैक्टर्स आपको याद रखने हैं. फर्स्ट इज एफ फैक्टर. तो एफ फैक्टर क्या होता है? फर्टिलिटी फैक्टर. ठीक है. तो एफ फैक्टर जो है वो फर्टिलिटी फैक्टर है. इट इज बेसिकली कि जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड के अंदर एफ फैक्टर प्रेजेंट है उसको एफ पॉजिटिव बोलते हैं और वो बैक्टीरिया इज एबल टू अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना. और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट विल पास ऑन इट्स एफ फैक्टर टू अनदर बैक्टीरिया विच इज लैकिंग, दैट इज एफ माइनस. तो हमेशा क्या होता है? बाय कॉन्जुगेशन, हम आगे पढ़ेंगे ये प्रोसेस, कॉन्जुगेशन से ये एफ फैक्टर ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर एंड दैट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन. अभी हम पढ़ेंगे. सो एक तो एफ फैक्टर आ जाता है विच इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलिटी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेकेंड आता है आर फैक्टर. आर फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में आर फैक्टर का रोल है. तो अगर किसी बैक्टीरिया की प्लाज्मिड में आर फैक्टर प्रेजेंट है, समझ जाओ कि वो एंटीबायोटिक्स उस पर वर्क नहीं करेंगी.
राइट। थर्ड फैक्टर इज निफ फैक्टर। निफ फैक्टर का क्या मतलब है? नाइट्रोजन फिक्सेशन फैक्टर। सो निफ फैक्टर उन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, ठीक है। देन आ जाओ नॉड फैक्टर। नॉड फैक्टर क्या होता है? नॉड फैक्टर इज नोड्यूल फॉर्मेशन फैक्टर। तो नॉड फैक्टर जो है इट हेल्प्स इन नोड्यूल फॉर्मेशन। मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं ना नोड्यूल फॉर्मेशन। सो नॉड फैक्टर उन बैक्टीरिया के पास होना जरूरी है जिन्हें नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है और नोड्यूल बनाना है, ठीक है। देन लास्ट फैक्टर इज कॉल्सी फैक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्सी फैक्टर? कॉल्सी फैक्टर हेल्प्स द बैक्टीरिया to get resisted or to get resistance from the nearby or from the other bacteria which can harm them, ठीक है। तो अदर बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को कॉल्सी फैक्टर होता है। तो ये 5 टाइप के फैक्टर। तो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कंपोनेंट वी हैव राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स हम पहले ही देख चुके हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं इसमें। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है वो आप अच्छे से जानते हो। ऐसे पॉलीराइबोसोम्स का स्ट्रक्चर बनता है अलोंग विद द मेनी राइबोसोम्स, जिसकी स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट साथ में अटैच होती हैं। 70S की स्मॉलर सब यूनिट क्या होती है? 30S और लार्जर क्या होती है? 50S। और बीच में ये mRNA है जो सिंथेसिस चल रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस। Also between any two ribosomes there are around 90 nucleotides, ठीक है। तो 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और फॉर दिस एसोसिएशन ऑफ व्हाट? फॉर दिस एसोसिएशन ऑफ पेप्टाइड दैट इज पेप्टाइड दैट इज जिसका सिंथेसिस हो रहा है एंड mRNA, देयर शुड बी Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 0.0001 मोल। So this concentration is required for this process of translation to take place. तो ये याद रखोगे Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 मोल होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट में आते हैं हमारे विच इज क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स मैंने बताया था इट इज बेसिकली द पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स। तो यहाँ पर क्रोमैटोफोर्स में हमें क्या याद रखना है कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। और वो 2 टाइप के पिगमेंट कौन से हैं? वी हैव बैक्टीरियोपर्प्यूरिन एंड द अदर वन इज बैक्टीरियोविरिडिन। तो 2 टाइप के पिगमेंट होते हैं इन दीज सेल्स क्रोमैटोफोर्स। नाउ बैक्टीरियोपर्प्यूरिन का दूसरा नाम होता है बैक्टीरियल क्लोरोफिल, ठीक है। और बैक्टीरियोविरिडिन का नाम होता है दूसरा क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ठीक है। तो दिस इतना ही पढ़ना है क्रोमैटोफोर्स के बारे में, राइट। द 9th पार्ट इज द फ्लैजिला। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड यू नो फ्लैजिला अराइज फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये याद रखोगे कि ये कहां से ओरिजिनेट होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। नाउ फ्लैजिला हैज 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जिसमें से जो फिलामेंट है दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन्स। ऑल्सो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं किसके? फिलामेंट के। नाउ हुक इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद बेसल बॉडी तो हम डिटेल में पढ़ते ही हैं। तो नाउ अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो सबसे ज्यादा लंबा और सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो फिलामेंट है, हुक है एंड देन बेसल बॉडी है। नाउ बेस, अब आप ये पूरा स्ट्रक्चर देखो। यहाँ पे जो ये ब्लू कलर की वॉल दिख रही है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। इसके अंदर ये सेल वॉल है एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये पूरी बेसल बॉडी है। तो होता क्या है, देयर आर 4 रिंग्स embedded inside this glycocalyx up to plasma membrane because you know flagella arise from plasma membrane, है ना। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अराइज होगा M रिंग, S रिंग, P रिंग, L रिंग और लास्ट में ये हुक है एंड देन ये फिलामेंट आगे लंबा लार्जेस्ट पार्ट होगा। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज है कि सेल वॉल में 2 रिंग्स हैं L एंड P।
whereas प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दूसरी दो रिंग्स है S and M, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, इनका ओरिएंटेशन याद रखना है, कौन सी दो रिंग्स कौन से लेयर में है, राइट। उसके बाद इसमें हम पढ़ते हैं फ्लैजेला के अकॉर्डिंगली अगर हमें डिवाइड करना हो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव में, तो वी डिवाइड कि ग्राम नेगेटिव में दीज ऑल ऑफ द 4 रिंग्स आर प्रेजेंट, whereas in gram positive these 2 rings are absent, whereas only S and M rings are present. तो ये चीज याद रखोगे, ग्राम नेगेटिव में all the 4 rings are present, but ग्राम पॉजिटिव में there are only S and M rings, no L and P rings, so only 2 rings are present in gram negative. So this is the difference on the basis of flagella, right? Other two components are pili and fimbriae. So अभी हमने बात की थी pili arises from the cell wall, तो यहां लिखोगे ये cell wall से arise होंगे, जबकि fimbriae arise from the outermost layer that is glycocalyx, ठीक है। The second point is pili is made up of pillin protein, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है पिलाई का, दे बेसिकली काइंड ऑफ कह सकते हो हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बताया था ना, सेक्स पिलाई भी बोलते हैं इन्हें। सो दे हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मोर स्पेसिफिकली विच फॉर्म, कॉन्जुगेशन, बट only in gram negative bacteria, ठीक है। तो pili will be present only on gram negative bacteria, right? Talking about the fimbriae are the bristle like structures, तो ये कैसे structures हैं, bristle like structures हैं, and present on the glycocalyx. Also their main function जो है वो क्या है, attachment to substratum. वो सबस्ट्रेटम होस्ट भी हो सकता है कोई लिविंग, या फिर कोई अगर वो वाटर बॉडी में प्रेजेंट है बैक्टीरिया तो वो कोई भी चीज हो सकती है ना। एक्टिव वाटर में अगर कोई भी चीज प्रेजेंट है, वो किसी को भी जिसके ऊपर वो सरवाइव कर रहा है उसको अटैच होने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रिए, ठीक है। सो हमने पिलाई पढ़ा, फिम्ब्रिए पढ़ा और फ्लैजेला पढ़ा, जो कि हमारे 3 मेन स्ट्रक्चर्स हमें एक्सटेंशंस दिखे थे, है ना। सो अब लास्ट पार्ट बचता है विच इज इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द बैक्टीरियल सेल फाइनली, विच इज द इंक्लूजन बॉडीज, राइट। So inclusion bodies can be of 2 types, that is membrane bound and non-membrane bound, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे बैक्टीरिया है अगर, तो मेम्ब्रेन बाउंड कैसे हो सकता है ना। तो भाई मेम्ब्रेन यहाँ पे ऐसे प्रोमिनेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन बस एक नाम के लिए होती है, दैट इज जिसको हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन, कि मतलब बस एक बाउंड्री बन गई है, ठीक है। जैसे मतलब सेलोफेन नहीं होती है, बहुत पतली सी एक आपकी मेम्ब्रेन हो गई, कहने के लिए वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बट नहीं, तो मतलब बहुत प्रोमिनेंट मेम्ब्रेन ये नहीं होती है। इट्स जस्ट कि एक कवरिंग, एक पतली सी बाउंड्री आ गई है जिसको हमने बोल दिया मेम्ब्रेन। तो इट इज नॉट अ प्रॉपर मेम्ब्रेन, इट इज जस्ट अ यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में आपके पास क्या आता है, आपके पास आते हैं 3 टाइप्स ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफेशियल ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। जबकि आप जब मेम्ब्रेन बाउंड पढ़ते हो तो आपके पास आते हैं PHB, which is polyhydroxy butyrate, sulfur granules and gas vacuoles. Gas vacuoles are only present in cyanobacteria and in some purple and green sulfur bacteria, ठीक है। बट ये सब तो पढ़ लिया हमने कि मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है, और कौन कौन से हैं, बट एक्चुअली ये हैं क्या इंक्लूजन बॉडीज। तो इंक्लूजन बॉडीज आर नथिंग बट दे आर जस्ट द organelles where we store the food or where the bacterial cells store the food. So basically these inclusion bodies are the source of reserve food material in bacteria, ठीक है।
तो अगर ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हुआ तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियल ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं, है ना, जिसमें से अब आप नाम से समझ सकते हो फॉस्फेट ग्रैन्यूल से क्या मिलेगा, फॉस्फेट, ग्लाइकोजन से क्या, ग्लाइकोजन। सिमिलरली मेम्ब्रेन बाउंड में पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटायरेट, सल्फर ग्रैन्यूल्स एंड गैस फ्रैक्ट्यूल्स। सो दिस completes this particular topic of discussing the components. So all the components have finished now, and in the next video we'll be talking about the nutrition and reproduction in the bacteria, right? So that's all for today. Like a bird on a tree,